हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों 16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जो पहली बार एटॉमिक बॉम्ब को टेस्ट किया जा रहा था। इस एटॉमिक बॉम्ब को बनाने वाले जे रोबोट ओपनहाइमर थे। जे रोबोट ओपनहाइमर को इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि इन्होंने जो एटॉमिक बॉम्ब बनाया है वो इतना ख़तरनाक हो सकता है कि जिसकी वजह से जापान में 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई। और जब जे रोबोट ओपनहाइमर ने ये देखा तो उन्होंने ये कहा, Now I am become death, the destroyer of worlds. इसके बाद ओपनहाइमर को काफ़ी बदनाम किया गया। ओपनहाइमर की वजह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 तो जीत चुका था और इसके बाद भी अमेरिका ने क्यों ओपनहाइमर को पूरी दुनिया में बदनाम किया। और दोस्तों ओपनहाइमर को 1961 में एक और बॉम्ब बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने बनाने से मना कर दिया। और आखिर में ओपनहाइमर की जान किसने ली, तो चलिए ये सब जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ओपनहाइमर ने कारनामे तो काफ़ी किए थे, लेकिन उन्हें गॉड ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के लिए जाना जाता है। ओपनहाइमर 1904 में पैदा हुए थे और ओपनहाइमर को केमिस्ट बनने का सपना उन्हें हार्वर्ड लेकर गया। एडमिशन मिलते ही बीमारी की वजह से 1 साल ओपनहाइमर क्लासेस ना जा सके, लेकिन फिर 4 साल की डिग्री 3 साल में कंप्लीट कर ली। केमिस्ट बनने के साथ साथ ओपनहाइमर को फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था। हार्वर्ड से निकलने के बाद थ्योरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च पर जर्मनी की गोटनगन यूनिवर्सिटी में चले गए और सिर्फ 23 साल की उम्र में ओपनहाइमर ने पीएचडी कंप्लीट कर दी। ओपनहाइमर ज़्यादा किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, वो सिर्फ अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते थे और ओपनहाइमर वापस यूएस आ गए। लेकिन फिर यूरोप में हिटलर की हुकूमत चलने लगी और हिटलर ने यूरोप के साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब बनाने का टास्क दिया। अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन की। एल्बर्ट आइंस्टाइन को यह पता चल गया कि हिटलर दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब बना रहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक लेटर भेज के कहा कि हिटलर दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब बना रहा है और हमें भी इस तरीके का बॉम्ब बनाना चाहिए, वरना हिटलर हम पर हावी हो सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का लेटर पढ़कर प्रेसिडेंट ने फौरन एक्शन लिया और यूएस मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि एटॉमिक बॉम्ब पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए। इस प्रोजेक्ट का नाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट रखा गया। ऐसा माना जाता है कि एटॉमिक बॉम्ब कभी बनता ही नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये लेटर लिख देना। अब होना तो ये चाहिए था कि इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका एल्बर्ट आइंस्टाइन को सेलेक्ट करती बॉम्ब बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये लेटर लिख के कहा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था। यूएस आर्मी को ये डाउट था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कोई गेम तो नहीं खेल रहा है और इसी वजह से ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट ओपनहाइमर को दे दिया गया। ओपनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टाइन से काफ़ी एहतिकाफ करते थे और वो भी ये चाहते थे अमेरिका को एटॉमिक बॉम्ब बना लेना चाहिए। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसे लॉस एलामोस भी कहा जा रहा था। यूएस गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए। 1945 के उस ज़माने में यूएस ने $2 बिलियन खर्च कर दिए। अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट होने वाला था, लेकिन इस सीक्रेट को छुपाने में यूएस आर्मी को बहुत ही मुश्किल था। लॉस एलामोस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट में टोटल 1,30,000 वर्कर्स काम करते थे। इन लोगों के बारे में जानकर, इन लोगों का बैकग्राउंड देखकर इन लोगों को काम के लिए लिया गया था ताकि इस प्रोजेक्ट के बारे में दुनिया को पता ना चल सके। इनमें साइंटिस्ट, टेक्नीशियन, रिसर्चर्स, लोअर स्टाफ भी शामिल थे। सबको ये बताया गया था कि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना है, यहाँ तक कि आपकी फैमिली तक को नहीं। और यहाँ के लोगों को एक फेक नाम भी दिया गया था और प्रोजेक्ट का एक रोल था, अगर किसी का असली नाम लीक हुआ तो उसे सजा दी जाएगी। यहाँ पे लेटर्स आते थे लेकिन फेक एड्रेसेस पे। वो एड्रेस था PO बॉक्स 1633 न्यू मैक्सिको। यहाँ तक कि लेटर्स में सिटी का नाम भी नहीं लिखा जाता था। अगर कोई यहाँ से लेटर बाहर भेजता था तो उसे पढ़कर बाहर भेजा जाता था। प्रोजेक्ट साइट जाने के लिए काफ़ी टाइट सिक्योरिटी रखी गई थी। वर्कर्स एंट्री पास के बगैर ना अंदर आ सकते थे और ना एग्जिट पास के बगैर ना बाहर जा सकते थे। यहाँ तक कि लॉस एलामोस में पैदा होने वाले बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट में भी सिटी का नाम नहीं होता था, बल्कि PO बॉक्स 1663 लिखा होता था। ये सब इस वजह से किया जा रहा था ताकि एटॉमिक बॉम्ब की छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। ओपनहाइमर प्रोजेक्ट पर पहले ही न्यूक्लियर फिजन पर रिसर्च कर चुके थे। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम्स को सेपरेट करके हद से ज़्यादा एनर्जी पैदा की जा सकती है।
नेचर में पाए जाने वाला ये एलिमेंट यूरेनियम होता है। यूरेनियम एक आइटम में 92 प्रोटॉन्स 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनको अगर ऐड कर ले तो बनते हैं 238। अब साइंटिस्टों ने कई एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च करने के बाद ये नतीजा निकाला कि अगर यूरेनियम 238 को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए तो इसमें से यूरेनियम 235 निकलता है और ये एक अनस्टेबल एलिमेंट है। यानी अगर एक न्यूट्रॉन को एक नए यूरेनियम 235 के साथ कोलाइड कराया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी पैदा करता है। स्प्लिट होते ही नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, दूसरे नए यूरेनियम से मिलते हैं और ये रिएक्शन बार बार रिपीट होता है। ये सारे रिएक्शन सिर्फ कुछ ही माइक्रोसेकेंड्स में पूरे हो जाते हैं। ये सारे रिएक्शन का एक्शन हमें जोरदार धमाके के साथ देखने को मिलता है। एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम को यूज़ करने का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है। यूरेनियम को लिमिटेड ही माइन किया जा सकता है। रिसर्चर्स ने यूरेनियम को उतना ही एलिमेंट बनाया जो कि नेचुरल भी नहीं था और जो यूरेनियम 235 से भी ज़्यादा अनस्टेबल था। ये एलिमेंट था प्रोटॉन 239। अमेरिका को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। एक तरफ वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका को ये भी डर था कि जर्मनी उनसे पहले ये बॉम्ब बना ना ले। आखिर ये दिन आ ही गया। 16 जुलाई 1945 को एटॉमिक बॉम्ब तैयार हो चुका था। अब बारी थी तो सिर्फ इसको टेस्ट करने की। जब इसको टेस्ट किया गया, इस ब्लास्ट को देखकर पूरी दुनिया खौफज़दा हो गई। ओपेनहाइमर और इस प्रोजेक्ट में जो लोग काम कर रहे थे वो सब लोग इसे देखकर खौफज़दा हो गए। ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरे में डालने वाले ये पहला हथियार था जो अब इंसानों के हाथ में आ चुका था। इस एटॉमिक बॉम्ब से कितना नुकसान होगा, इससे कितने लोग मारे जाएंगे, ये सब जाने बगैर अमेरिका ने इसको जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में टेस्ट कर दिया। इन दोनों हमलों में 2.5 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग की जान चली गई। 6 दिनों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। यहाँ पर हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का डी एंड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अमेरिका ओपेनहाइमर से खुश होकर उन्हें प्राइज़ देंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओपेनहाइमर ने शुरुआत में अफसोस जताया क्योंकि उनके एटॉमिक बॉम्ब की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद ओपेनहाइमर अंदर से टूट चुके थे। अब डर ये था कि ये बॉम्ब जो बनाया गया था इसके बारे में सिर्फ ओपेनहाइमर को पता था। लेकिन 1949 में जिसका डर था वही हुआ। 1949 में अमेरिका के दुश्मन सोवियत यूनियन ने अचानक एटम बॉम्ब के झटके सुनाना शुरू कर दिए। टेक्नोलॉजी लीक हो चुकी थी, लेकिन किसने लीक की इसके बारे में किसी को नहीं पता। सबका शक ओपेनहाइमर पर गया क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड भी कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी और उनकी वाइफ भी कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर रह चुकी थी। अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन हुआ करते थे, लेकिन ओपेनहाइमर को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। अमेरिका के प्रेसिडेंट ओपेनहाइमर और स्टेट सीक्रेट के बीच एक दूरी बना दी। एक इंक्वायरी बिठाई गई। ओपेनहाइमर को सोवियत का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया गया। ओपेनहाइमर ये बार बार कह रहे थे कि उनका कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, किसी के पास प्रूफ नहीं था, लेकिन फिर भी ओपेनहाइमर के ऊपर एक्शन लिया गया। जो एक टाइम पे महान साइंटिस्ट कहलाने वाले को उनका नाम पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया गया और प्रोजेक्ट के सारे राइट्स छीन लिए गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ओपेनहाइमर कई साल अकेले ज़िंदगी गुजार रहे थे और प्रोजेक्ट से दूरी रह रहे थे। और फिर 7 साल के बाद 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। इन्होंने ओपेनहाइमर को कहा कि तुम एक फ्री और फेयर ट्रिब्यूनल बनाओ, लेकिन इस बार ओपेनहाइमर ने इनकार कर दिया। जॉन एफ कैनेडी को पता था कि ओपेनहाइमर गद्दार नहीं है और इसीलिए इन्होंने ओपेनहाइमर को अमेरिका के साइंटिफिक का सबसे बड़ा अवार्ड भी दिया गया। लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। ओपेनहाइमर को कैंसर हो गया था। वो 1966 में उनकी मौत हो गई। उनकी डेड बॉडी यूएस के एक ओशियन में बहा दी गई, जो आज ओपेनहाइमर के बीच के नाम से जाना जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और शॉर्ट चैनल का लिंक है, जाकर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।